हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपका जो परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र हुआ था सामाजिक विज्ञान का, उसके हम सभी 2 अंक में आने वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए। तो आप देख सकते हैं जी, आपका कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए क्लास 10th, ठीक है। और इसमें परीक्षा से पूर्व आपका जो अभ्यास प्रश्न पत्र आया था, आपका पेपर आया था 2024 का, उसका मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10, और इसमें सेट ए के जितने भी 2 अंक में आने वाले प्रश्न हैं, उसके मैंने प्रश्न और आंसर दोनों का सॉल्यूशन, 2 अंक में आने वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा आपकी बहुत ही नज़दीक है। तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। तो इसमें देखिए 6 नंबर पे आपका था ए सेट में, ए सेट ही के क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। तो इसमें पूछा गया था आपका क्वेश्चन में कि एजेंडा 21 क्या है, ठीक है। एजेंडा 21 क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ से, यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, आप देख सकते हैं, के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है, ठीक है। अब इसमें आपका जो अथवा वाला क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में हल करना है जो आपको अच्छे से आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम। तो दूसरा प्रश्न इसमें अथवा में पूछा गया था आपका, देखिए ये 2 प्रश्न दिए हैं, एक तो 6 नंबर का जे और इसके 6 नंबर का अथवा वाला, ठीक है। तो आपको परीक्षा में जो प्रश्न आपको इनमें से 2 में से कोई एक हल करना है। तो इसमें देखिए, या तो ऊपर वाला करेंगे तो नीचे वाला नहीं करेंगे, जो आपको अच्छे से याद है उसी प्रश्न को आपको हल करना है। तो इसमें मैं दोनों प्रश्न आपको बता रहा हूँ, उत्तर बता रहा हूँ उनकी, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन था आपका अथवा वाला, 6 नंबर का अथवा, आप देख सकते हैं अथवा है। आप अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लेंगे जो आपके परीक्षा हुई थी, उसका रिवीजन आपको करना है। संसाधनों के अतिदोहन से उत्पन्न हुई कोई 2 समस्याएं लिखिए। यानी कि संसाधन क्या होते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। और देखिए, संसाधनों का अतिदोहन मतलब ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमें कौन कौन सी समस्या पैदा हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें 2 समस्याएं आपको बताना था, कोई 2 समस्या लिखी है। तो कौन कौन सी समस्या? एक तो 2 समस्या निम्न है, ठीक है। पहली समस्या पर्यावरणीय समस्या हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद में सामाजिक आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं उत्पन्न, और संसाधनों के अतिदोहन से जल संकट उत्पन्न हो सकता है, यानी कि जल की कमी हो सकती है। क्योंकि संसाधनों का, ऐसे पेड़ हैं हमारे, अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो क्या होगा, पेड़ चले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा, जल संकट पैदा हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है पर्यावरणीय समस्या। पर्यावरण क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो फिर हमारा पर्यावरण कैसा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। और सामाजिक और आर्थिक समस्याएं, केवल 2 समस्या ही आपको लिखना है। और जल संकट उत्पन्न हो सकता है, 3 समस्या इसमें दी हैं, तो कोई भी 2 समस्याएं आपको लिखना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगला। इनमें से कोई एक प्रश्न आपको हल करना है 6 नंबर में से। अब देखिए 7 नंबर पर पूछा गया था आपका प्रश्न, देखिए 7 नंबर पर क्या था, पारिस्थितिक तंत्र क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए 2 अंक
में आने वाले प्रश्न हैं ये सभी। तो इसमें से भी आपको या तो ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला करेंगे, कोई दो प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको परीक्षा में हल करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न था 7 नंबर पर, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, या परतंत्र, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, परतंत्र क्या किसे कहते हैं, ठीक है। परतंत्र या पारिस्थितिक तंत्र एक ही बात होता है। तो इसमें देखिए उत्तर देखेंगे यहाँ से, भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या परतंत्र कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या परतंत्र कहते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे इसका अथवा में आया था क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने के हेतु कोई 2 कानून लिखिए। यानी कि जो संकटग्रस्त जातियां थीं तो उसमें कौन कौन से कानून बनाए गए, तो उन कानूनों के बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर देखिए 2 कानून निम्न है। पहला कानून बनाया गया था नंबर 1, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो वन्य जीवों के संरक्षण माने क्या होता है, बचाने के लिए, यानी वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में ये अधिनियम लागू किया गया था। अधिनियम माने क्या होता है, कानून। दूसरा है प्रोजेक्ट टाइगर, आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत 1973 में हुई थी, ठीक है। तो ये 2 संकटग्रस्त जातियां थीं, इनको बचाने के लिए एक तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण 1972 लागू किया गया और दूसरी प्रोजेक्ट टाइगर, यानी टाइगर माने क्या, टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई। तो आपको सन याद रखना है, 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ की गई थी, शुरुआत की गई थी। अब इसके बाद में इनमें से भी आपको जो आपको अच्छे से याद है उसी को आपको हल करना है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 8 नंबर पर, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। कोई इसकी 2 विशेषताएं आपको बताना है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब है हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उससे संबंधित है जी, ठीक है। तो इसकी 2 विशेषताएं आपको बताना है। तो 2 विशेषताएं निम्न है। पहला इसमें देखिए, इसमें क्या, भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता, ठीक है, चेन्नई मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली, 6 लेन क्या होती है, यानी कि 3 इधर से चली जाएं, ऐसे 2 रोड होते हैं तो 3 वाहन इसमें से गुजर जाएं एक साइड से और 3 ही वाहन इधर से भी आ जाएं, तो उसको बोलते हैं 6 लाइन वाली। आपने देखा होगा कई बार आप सड़कों पर गए होंगे तो जो चौड़ी सड़कें होती हैं वो 6 लाइन वाली सड़कें होती हैं, यानी एक साइड से 3 वाहन उस पर गुजर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है, ठीक है। तो इसके क्या लिखना है आपको, विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या है, क्या विशेषता है इसकी, नंबर 1, प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा, यानी कि उत्तर का मतलब उत्तर दिशा से दक्षिण तरफ ये रोड गया है पूरा, ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारा, यानी कि उत्तर क्या है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी। तो आप देखेंगे मैंने लिखा है प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा, जो क्या करता है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। आप देखेंगे श्रीनगर हमारा कहाँ है, उत्तर में है, और कन्याकुमारी हमारा दक्षिण में है, यानी तमिलनाडु जो नीचे वाला राज्य है दक्षिण भारत का उसको कहते हैं हम तमिलनाडु, ठीक है। तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। दूसरा है द्वितीय पूर्व पश्चिम गलियारा, यानी पूर्व दिशा से पश्चिम गलियारा, यहाँ भी एक 6 लाइन वाली रोडें गई हुई हैं। तो दूसरा कौन सा गलियारा है, पूर्व पश्चिम गलियारा, जो पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर गया है, जो सिलचर आप देखेंगे कहाँ पर स्थित है, असम में, तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है, यानी कि सिलचर कहाँ पर हो जाएगा, पूर्व में हो जाएगा स्थित, ठीक है। और गुजरात पोरबंदर कहाँ हो जाएगा, पोरबंदर आपका हो जाएगा पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है, ये पश्चिम में हो जाएगा, ठीक है। पोरबंदर यानी कि पोरबंदर कहाँ हो जाएगा, गुजरात राज्य में, ठीक है। तो ये कौन सा राज्य है, हमारा पश्चिम का राज्य है, ठीक है।
और पूर्व का राज्य कौन सा हो जाएगा, असम। तो सिलचर कहाँ है, असम में, और तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी 2 विशेषताएं पूछी जा सकती हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें से कई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देश या भारत की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ कितनी दूरी पर चलाई गई थी, यानी भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी और उसने कितनी दूरी तय की थी, बस ये बताना है, और कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो देखिए इसमें उत्तर देखिए, भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी, यानी कि सबसे पहले रेलगाड़ी भारत में कब प्रारंभ हुई थी, 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है। तो इसमें लिख देना है आपको, भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। मध्य माने क्या होता है, बीच में, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। उस समय ये कितनी दूरी तय की थी इसने, 34 किलोमीटर की, ठीक है। और इसको यदि मील में बताना है तो 21 मील हो जाएगा। 34 किलोमीटर, ये या तो 34 किलोमीटर, ये मील में पूछ रहे हैं उत्तर, तो 21 मील, ठीक है। तो इसमें भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। यानी सबसे पहले इसने कितनी दूरी तय की थी, 34 किलोमीटर, और वो किसके बराबर है, 21 मील के बराबर। इसके बाद में आप देखेंगे 9 नंबर का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार लिखिए, यानी कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 अंक वाले हैं सभी प्रश्न। इसमें देखिए, इसमें देखिए 9 नंबर में 2 प्रश्न है, एक तो ये है, एक ये है, लेकिन है ना आपको केवल परीक्षा में एक ही प्रश्न करना है, या तो ऊपर वाला करेंगे तो नीचे वाला नहीं करेंगे, ठीक है, और नीचे वाला करेंगे तो ऊपर वाला नहीं करेंगे। केवल एक ही प्रश्न आपको परीक्षा में हल करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए 9 नंबर पर आ जाता है आपका, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार लिखिए, यानी कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर देखिए, उत्तर ये डबल प्रिंट हो गया, तो इसमें इसको एक को काट देंगे, ठीक है। उत्तर इसमें क्या करना है, कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उद्योग होते हैं, कच्चा माल हमारा कहाँ से प्राप्त होता है, एक तो कृषि यानी खेती से आधारित, कृषि पर आधारित उद्योग, और दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। खनिज क्या होते हैं, जो जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं। ऐसे कृषि पर आधारित उद्योग क्या हो जाएंगे, ऐसे मान के चलो शक्कर बनाना है हमें, तो हमें गन्ना कहाँ से मिलेगा, खेती से ही तो मिलेगा। यानी उद्योगों में शक्कर बनाने के लिए गन्ना कहाँ से आएगा, कृषि से आएगा, खेती से आएगा। खनिज आधारित उद्योग, खनिज क्या होते हैं, जो जमीन से खोद के निकाले। ऐसे मान के चलो सीमेंट है, सीमेंट कैसे बनता है, चूने के पत्थर से बनता है, तो चूने का पत्थर कहाँ निकलेगा, जमीन में ही निकलेगा, ठीक है। तो इसमें 2 आपको लिख देना है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक तो कृषि आधारित उद्योग और दूसरे खनिज आधारित उद्योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए इसका उत्तर देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपको केवल इससे, यदि आपको ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो इसको आपको नहीं लिखना है। केवल आपको ये, तो सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है, इतना लिखना है, सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है सूचना का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, सूचना का। ये देखिए इसमें आपको सरलता से मैं बता दूं, ऐसे लिखना है, सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है सूचना का क्या करना, निर्माण करना, ठीक है। उसका फिर क्या करना है, निर्माण करने के बाद में उसका प्रबंधन करना। ये यहाँ पर कॉमा लगाते जाना है आपको, निर्माण करना, प्रबंधन करना, भंडारण करना और आदान प्रदान करना। बस इतना ही लिखे आएंगे, तब भी हमें पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है सूचना का क्या करना, निर्माण करना, फिर उसके बाद में फिर क्या करना, उसका प्रबंधन करना, फिर क्या करना, भंडारण करना, और फिर क्या करना, आदान प्रदान। तो आपको 4 चीज़ों को याद रखना है, एक तो निर्माण, एक प्रबंधन, एक भंडारण और एक आदान प्रदान, ठीक है। 4 चीज़ें आप याद रखेंगे तो इस प्रश्न को आपको आसानी से लिख पाएंगे। और आगे और अच्छा लिखना है तो आपको और लिख सकते हैं, इन कार्यों के निष्पादन के लिए हमें क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए,
और कंप्यूटर में क्या डालते हैं, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से संबंधित है। ठीक है, ये प्रश्न है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको सूचना प्रौद्योगिकी को कैसे लिखना है आपको, सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ है सूचना का क्या करना, निर्माण करना। फिर निर्माण करने के बाद में उसका क्या करेंगे, प्रबंधन करेंगे। प्रबंधन करने के बाद में उसका भंडारण करेंगे, और भंडारण करने के बाद में आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, बस इतना लिखना है आपको। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 10 नंबर पर आपके 2 प्रश्न, ये सभी अथवा और ऊपर वाला दोनों प्रश्न मैंने आपके लिए हल किए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन था आपका चंपारण 10 नंबर पर ए सेट में, चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों चलाया गया था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों चलाया गया था, किस लिए चलाया गया था, तो इसका उत्तर देखिए, बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे यानी कि अत्याचारों के खिलाफ 1917 में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से जो आंदोलन चलाया उसे चंपारण आंदोलन कहते हैं। यानी कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से। तो उसके बाद में सबसे पहले उन्होंने चंपारण, यानी चंपारण कहाँ पर स्थित है, बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, उसका दौरा किया था। तो वहाँ पर जो किसान थे तो किसकी खेती करते थे, नील की खेती करते थे। ठीक है, और उन पर किसानों पर क्या हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे, अंग्रेजों के द्वारा उन पर अत्याचार किए जा रहे थे। तो उसके खिलाफ 1917 में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से जो आंदोलन चलाया उसे चंपारण आंदोलन कहते हैं। ठीक है, ये कब चलाया गया आंदोलन, 1917 में चलाया गया आंदोलन। और कहाँ से प्रारंभ हुआ था जी, बिहार के चंपारण में चलाया गया था। वहाँ पर जो किसान नील की खेती करते थे तो उन पर क्या अत्याचार हो रहे थे, तो उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने 1917 में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से जो आंदोलन चलाया उसे चंपारण आंदोलन कहते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे ये प्रश्न है, इसके बाद में अथवा वाला। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए उत्तर, अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में बताना है। तो आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक में नए कानून बनाए गए। नए कानून के द्वारा अंग्रेजी सरकार ने आदिवासियों को वन क्षेत्रों में जाने पर रोक लगा दी। यानी कि जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश की जो गुडेम पहाड़ियाँ थीं, तो 1920 के दशक में जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, नए कानून बनाए और अंग्रेजी सरकार ने आदिवासियों को वन क्षेत्रों में जाने पर रोक लगा दी। यानी वन में जाने पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इसके विरोध में आदिवासियों ने उग्र गुरिल्ला आंदोलन शुरू किया। और इसके विरोध में क्या किया, वहाँ के जो आदिवासी लोग थे उन्होंने उग्र गुरिल्ला आंदोलन शुरू किया। ठीक है, प्रारंभ किया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे। ठीक है, जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया। राजू स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे और 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। देखिए इसमें अल्लूरी सीताराम राजू के पास कुछ अदृश्य शक्तियाँ थीं। बताते हैं कि इनको गोली नहीं लगती थी। दूसरी बात क्या था, ये सटीक भविष्यवाणी कर सकते थे और इसके बारे में बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी ये कर सकते थे। इसलिए ये बहुत ही महान व्यक्ति थे उस समय। और इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था, उग्र गुरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसके बाद में वो स्वराज की प्राप्ति यानी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ते रहे। गुरिल्ला पद्धति से उनने आंदोलन चलाया और 1924 में उनको पकड़ लिया गया। उसके बाद में उनको फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी अच्छे क्वेश्चन है इसमें। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन था आपका, यूरोप में सब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि जो यूरोप महाद्वीप था उसमें आलू के आने से क्या प्रभाव, लोगों के जीवन में क्या प्रभाव हुआ। तो देखिए यहाँ पर उत्तर देखिए, आलू की नई फसल ने यूरोप के गरीबों के जीवन में एक बड़ा बदलाव किया। यानी कि जब पहले यूरोप में आलू की जानकारी नहीं थी लोगों को, इसके बाद में आलू की फसल होने लगी
तो गरीब लोगों के जीवन में एक बड़ा बदलाव हुआ, क्योंकि उनका भोजन बेहतर हो गया, और उनका जो भोजन था वो कैसा हो गया, बेहतर हो गया, और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी। और जैसे ही उनको पूरा भोजन मिलने लगा खाने के लिए, तो उनकी औसत आयु भी क्या बढ़ने लगी, उनकी आयु बढ़ने लगी। अब देखिए, आयरलैंड में सबसे गरीब किसान आलू पर इतने निर्भर हो गए कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई। यानी कि 1840 के दशक में क्या हुआ कि वहाँ पर जो आलू की फसल थी वो किसी बीमारी के कारण क्या हो गई, खराब हो गई। तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। यानी कि लाखों लोग वहाँ पर क्या मर गए, उससे कैसे, भुखमरी से, भूखे मर गए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उस समय 1840 के दशक में किसकी फसल खराब हो गई थी, आलू की। तो ऐसे लिख सकते हैं बना के आप, आलू की नई फसल की ने यूरोप में गरीब के जीवन में एक बड़ा बदलाव किया। ठीक है, क्योंकि उनका भोजन कैसा हो गया, बेहतर हो गया, उनको खाने के लिए भोजन भरपूर मिलने लगा, और उनकी क्या उम्र भी बढ़ने लगी। आयरलैंड में सबसे गरीब किसान आलू पर इतने निर्भर हो गए कि 1840 के दशक के मध्य किसी बीमारी के कारण आलू की क्या हो गई, फसल खराब हो गई, यानी नष्ट हो गई, खराब होने के कारण हो गई। तो लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए, और लाखों लोग उसमें मारे गए थे। ठीक है, काय से मारे गए थे, भूख से मारे गए थे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका अथवा वाला 11 नंबर का, कौन सी फसल भारत में उगाई जाती थी और अंग्रेजों द्वारा चीन को क्यों निर्यात की जाती थी। ठीक है, यानी कि कौन सी फसल, देखिए उसका उत्तर देखिए, ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी। यानी कि जो भारतीय किसान थे, तो अपना देश उस समय आज़ाद नहीं था, तो ब्रिटेन की सरकार ने, यानी कि अंग्रेजों ने, ठीक है, ब्रिटेन की सरकार ने भारत में अफीम की खेती करवाती थी। यानी कि भारत के जो किसान थे उन पर किसकी खेती करवाती थी, अफीम की, और उसे चीन के लिए निर्यात करती थी, और उसमें जो फसल होने के बाद में उसको चीन के लिए क्या बेचा जाता है, निर्यात किया जाता था। ठीक है, अफीम के निर्यात से अर्जित धन का उपयोग चीन से चाय और अन्य आयातों के लिए किया जाता था, और उससे जिससे अंग्रेजों को जो पैसा प्राप्त होता था अफीम को बेचकर, निर्यात करने के बाद में जो धन प्राप्त होता था उसको उसका उपयोग चीन से क्या, चाय मंगाते थे, चाय मंगाने के लिए और अन्य आयातों के लिए किया जाता था। तो सीधी सीधी बात है, जो अंग्रेजों की सरकार थी वो किसानों से क्या करवाती थी, अफीम की खेती करवाती थी, और उसको चीन के लिए बेचा जाता था, निर्यात किया जाता था। ठीक है, और अफीम के निर्यात से अफीम जो बेची जाती थी उससे जो धन प्राप्त होता था उससे अंग्रेज क्या करते थे, चाय के लिए और अन्य आयतों के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो बेलम क्या है, ठीक है, बेलम क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो बेलम देखिए, पहले चरमपत्र या जानवरों के चमड़े, पहले क्या है कि कागज़ नहीं था हमारे पास, हमारे जो पूर्वज थे उनके पास कागज़ उपलब्ध नहीं था, तो चरमपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेकर की सतह को बेलम कहते थे। ठीक है, जानवरों के जो चमड़े से बनती थी उस सतह को क्या कहते थे, बेलम कहते थे। चरमपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी सतह को क्या कहा जाता था, बेलम कहा जाता था। तो उस समय हमारे पास कागज़ नहीं थे, तो उस समय हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, चरमपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन करते थे उस पर, उस सतह को क्या कहते थे, बेलम कहा जाता था। इसके बाद में नेक्स्ट है इसका अथवा वाला क्वेश्चन 12 का, पंचांग किसे कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर देखिए, चांद सूरज की गति। पंचांग क्या होता है, एक कैलेंडर होता है, उसमें क्या हमें क्या क्या सूचना, वो उससे क्या जानकारी मिलती है, चांद सूरज की गति। ठीक है, ज्वार भाटे का समय, चांद सूरज की गति का यानी स्पीड का पता चलता है, चांद और सूरज की गति माने क्या होता है, स्पीड उसकी, और ज्वार भाटा किस समय, ज्वार भाटा कब आना है कब जाना है, और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देता वार्षिक प्रकाशन को क्या कहते हैं, पंचांग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें।
तो इससे क्या मिलता था, पंचांग से हमें चांद सूरज की गति का पता चलता था, ज्वार भाटे का समय पता चलता था, कब आना है ज्वार भाटा, और लोगों की दैनिक जीवन से कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें रहती थी, जानकारियाँ देता था, उसको क्या कहते हैं, पंचांग कहते थे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन आया था, देखिए इसमें खगोल शास्त्र किसे कहते हैं, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो वैसे इसमें देखिए खगोल शास्त्र में क्या है, इसमें ये 3 प्रश्न कर दिए मैंने। तो इसमें देखिए यहाँ पर देखिए खगोल शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर, यानी कि पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का क्या करते हैं, अवलोकन किया जाता है उसमें। फिर क्या करते हैं, अवलोकन करने के बाद में विश्लेषण करते हैं और फिर उसकी क्या करते हैं, व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो ये खगोल शास्त्र भी आ सकता है क्वेश्चन। खगोल शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसके बाहरी वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का क्या किया जाता है, उसमें अवलोकन करते हैं पहले, फिर उसमें विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद में उसकी व्याख्या की जाती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का, गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें देखिए गुटेनबर्ग की जो छपी पुस्तक थी बाइबल, उसकी आपको 2 विशेषताएं बताना है। 2 विशेषता निम्न है। पहली विशेषता क्या है, इसके हाशिए पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और सुदृढ़ चित्रकारी की थी। इसमें चित्र बनाए गए थे और वो कैसे बनाए गए थे, हाथ से बनाए गए थे। ठीक है, कलाकारों ने। दूसरे नंबर 2 क्या विशेषता थी इसकी कोई 2 प्रतियां एक जैसी नहीं थी, यानी कि कोई 2 प्रतियां एक जैसी नहीं थी, हर प्रति का पन्ना क्या था, अलग अलग था। ठीक है, अलग था। तो 2 प्रतियां एक जैसी नहीं थी, हर प्रति का पन्ना अलग था। अब अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, अथवा वाला इसका, पांडुलिपियाँ क्या हैं, क्या थी। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए पांडुलिपियाँ। पहले हमारे पास कागज़ नहीं था, तो हमारा लिखने का कार्य काय पे होता था, पत्तों पे होता था। ठीक है, तो इसमें देखिए पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों, पांडुलिपियाँ कैसे बनाई जाती थी, ताड़ के पत्तों, ताड़ एक वृक्ष का नाम है, ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज़ पर नकल करके बनाई जाती थी। ठीक है, यानी कि पांडुलिपियाँ कैसे बनती थी, ताड़ के पत्तों, यानी ताड़ एक पेड़ का नाम है। ठीक है, ताड़ के पत्ते होते थे बड़े बड़े, उन पर क्या करते थे, लिखने का कार्य किया जाता था। ठीक है, पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों और हाथ से बने कागज़ पर नकल करके बनाई जाती थी, क्योंकि उस समय हमारे पास कागज़ उपलब्ध नहीं था। तो क्या करते थे लोग, काय पे लिखते थे, पत्तों पे लिखते थे। ठीक है, और या फिर हाथ से कागज़ बनाते थे, उस पर लिखते थे। फिर उन्हें क्या करते थे, फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में सिलकर बांध दिया जाता था, क्योंकि पत्ते बहुत नाजुक होते थे, जल्दी टूट जाते थे, तो इसलिए उसको बहुत ही सावधानी उसमें रखते थे, और उसके बाद में उसको क्या करते थे, सिलकर बांध दिया जाता था। लेकिन पांडुलिपियाँ बहुत ही कैसी होती थी, नाजुक होती थी और काफ़ी महंगी भी होती थी। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले हमारे पास कागज़ नहीं थे, उस समय हमारे जो पूर्वज थे वो काय का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए, ताड़ के पत्तों या कागज़ को हाथ से बनाते थे, फिर उस पर नकल कर बनाई जाती थी, फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से जिल्द या तख्तियाँ या जिल्द में सिरकर बांध दिया जाता। लेकिन पांडुलिपियाँ कैसी होती, बहुत ही नाजुक। ठीक है, पत्ते कैसे होते हैं, नाजुक होते हैं और होती थी और काफ़ी महंगी भी होती थी। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का, नारीवाद आंदोलन क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए इसका, जो आंदोलन महिलाओं के समान अधिकार दिलाने, यानी कि जो आंदोलन महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, उन्हें नारीवाद आंदोलन कहते हैं। ठीक है, यानी कि महिलाओं को समान अधिकार, ठीक है, दिलाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, उस आंदोलन को क्या कहते हैं, नारीवाद आंदोलन कहते हैं। तो इसका आंसर आपको ये लिख देना है, जो आंदोलन महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, उन्हें नारीवाद आंदोलन कहते हैं। या आप लिख सकते हैं, महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से जो आंदोलन किए जाते हैं उसे नारीवाद आंदोलन कहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट है इसका अथवा वाला क्वेश्चन, महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है, यानी राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बताना है आपको। तो उत्तर देखिए,
भारतीय राजनीति में कई महिलाएं प्रखर राजनेता हैं, यानी अच्छी राजनेता हैं, ठीक है, कईयों महिलाएं, लेकिन राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही खराब है, यानी कम है, ठीक है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ही सीमित है, प्रतिनिधित्व बहुत कम है। विधायिका और मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या बहुत कम है, यानी कि विधायक बनते हैं तो सबसे पहले उनमें महिलाओं की संख्या अभी भी, और मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। इस स्थिति को सुधारने के लिए स्थानीय निकाय क्या होती हैं, जो अपनी पंचायत होती हैं, ग्राम पंचायत, और शहरों में क्या होता है, नगर पालिका, नगर निगम होते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए स्थानीय निकायों को 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। 1/3 का मतलब क्या होता है 100 में से 33 सीटें 1/3 महिलाओं को के लिए आरक्षित किया गया है, ठीक है, इस स्थिति को सुधारने के लिए। लेकिन संसद और विधानसभाओं में अभी तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला है। लेकिन है ना, जो संसद में जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा के चुनाव होते हैं, लेकिन उसमें भी महिलाओं को अभी तक आरक्षण नहीं मिला है। केवल काय में मिला है, स्थानीय निकायों में। कितना मिला है, 1/3, ठीक है, 1/3 महिलाओं के लिए क्या उसमें सीटें के पद रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको इसको क्वेश्चन को लिख देना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सभी अच्छे क्वेश्चन है इसमें। जवाबदेह सरकार क्या है? तो जवाबदेह सरकार किसको कहते हैं? उत्तर देखिए, एक जवाबदेह सरकार अपने नागरिकों के लिए जवाबदेह होती है। जवाबदेह या जिम्मेदार सरकार एक ही बात होता है। एक जवाबदेह सरकार क्या होती है? अपने नागरिकों के लिए जवाबदेह है या जिम्मेदार है, ठीक है, यह अपने नागरिकों की ओर से लिए गए सभी निर्णयों के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। यह जो अपने नागरिक हैं यह अपने नागरिकों की ओर से लिए गए सभी निर्णयों के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। इसके बाद में इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, वैध सरकार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए यहाँ से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वैध सरकार उस सरकार को कहते हैं जो कानूनी रूप से लोगों द्वारा चुनी जाती है। यानी कि हमारे देश में क्या है, सरकार कैसे चुनी जाती है? चुनाव के द्वारा, यानी लोगों के द्वारा क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, वोट करते हैं, और वोट के बाद में जिसकी जीत हो जाती है उसको, उसी सरकार को सरकार बन जाती है। तो वह सरकार उस सरकार को कहते हैं जो कानूनी रूप से लोगों द्वारा चुनी जाती है, यानी जनता द्वारा चुनी जाती है, लोगों द्वारा या जनता द्वारा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जनता द्वारा कानून रूप से चुनी गई सरकार को वैध सरकार कहते हैं, ठीक है। तो आपको एक ही इसमें लाइन याद रखना है, वैध सरकार उस सरकार को कहते हैं जो कानूनी रूप से जनता द्वारा चुनी जाती है, या वैध सरकार उस सरकार को कहते हैं जो जनता द्वारा चुनी जाती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर पे भी अथवा वाला। पहले संगठित क्षेत्र के कोई दो लाभ लिखिए। देखिए, संगठित और असंगठित दो तरह के क्षेत्र होते हैं हमारे। यानी संगठित क्षेत्र क्या होते हैं? जो सरकारी क्षेत्र होते हैं उसको संगठित क्षेत्र कहते हैं। जैसे कुछ फैक्ट्रियां प्राइवेट होती हैं, कुछ सरकारी होती हैं, ठीक है। और हमारे पास कुछ नौकरियां सरकारी मिल जाती हैं कुछ लोगों को, कुछ प्राइवेट लोग होते हैं तो प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दुकान पर काम करते हैं, वो क्या कौन से क्षेत्र कहलाते हैं? असंगठित। लेकिन यहाँ पर किसकी बात चल रही है? संगठित क्षेत्रों के कोई दो लाभ लिखिए। तो संगठित क्षेत्रों के दो लाभ निम्न है। पहला लाभ क्या मिलता है? जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको नियमित रोजगार मिलता है, ठीक है। सरकार कर्मचारियों को नियमित रोजगार मिलता है, और कर्मचारियों को अवकाश और वेतन भत्ते मिलते हैं। लेकिन है ना, प्राइवेट में ये सुविधा आपको उपलब्ध नहीं होती है। कर्मचारियों को नियमित रोजगार नहीं मिलता है, उसमें क्या है, रोजगार की तलाश में लोग रोजाना नए रोजगार खोजने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर संगठित की बात हो रही है, लेकिन संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को लिए क्या मिलता है? नियमित रोजगार मिला रहता है, उसको रोजगार की तलाश करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कोई कर्मचारी एक बार उसकी नौकरी लग गई तो क्या होगा, उसको रोजगार पक्का हो गया उसका, और उसकी रोजगार क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाता है। फिर कर्मचारियों को कई प्रकार के आप देखेंगे अवकाश मिल जाते हैं, यानी कि छुट्टी के समय की भी उसको वेतन दी जाती है, ठीक है। और कई प्रकार के शासन के द्वारा भत्ते दिए जाते हैं। अब इसके बाद में इसका अथवा वाला क्वेश्चन, तो इसमें क्या करेंगे,
कर्मचारियों को नियमित रोजगार मिलता है और कर्मचारियों को अवकाश एवं वेतन भत्ते मिलते हैं। अगला अथवा वाला क्वेश्चन है इसका, कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। विभाजित करना या बांटना एक ही बात होती है। तो कार्यों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में। कौन कौन से क्षेत्र हैं? वो प्राथमिक क्षेत्रक, ठीक है, इसको हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा है द्वितीय क्षेत्रक, इसको हम क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक, इसको हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? कृषि क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का अर्थ समझाइए। मुद्रा क्या होती है? पैसा होता है, ठीक है। कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं? पैसे से खरीदते हैं। तो उसका क्या करना है? अपना अर्थ लिखना है, ठीक है। तो देखिए उसका परिभाषा लिखना है। तो मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने तथा ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, जैसे हमें मान के चलो कहीं जाना है या कोई वस्तु क्रय करना है, खरीदना है, तो क्या करेंगे हम? हमारे पास पैसे होना चाहिए तभी हम उसको ले पाएंगे, खरीद पाएंगे। और सेवाएं क्या होती हैं? जैसे हमें किसी बस से सेवा करना है या ट्रेन से सेवा करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ता है? टिकट लेना पड़ता है। फिर उसके बाद में उससे वो जहाँ तक आप टिकट लेते हैं वहाँ तक की सेवा आपको उपलब्ध कराती है। जैसे ट्रेन से टिकट लिया तो ट्रेन, जैसे ग्वालियर से हमें भोपाल जाना है तो क्या करेंगे? हमें बस से वो ट्रेन का टिकट लेना पड़ेगा। तो वो क्या हो गई? एक सेवा हो गई। और उसके बाद में सेवा के बदले वो ट्रेन हमें ग्वालियर से भोपाल पहुंचाएगी, ठीक है। तो मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने, ठीक है। और इसके बाद में ऋण क्या होते हैं? ऋण ऐसे मान के चलो कोई बिजली का बिल है हमारा, तो वो कैसे भरेंगे हम? मुद्रा से भरेंगे, यानी कि पैसे होंगे तभी हम उस बिल को भर पाएंगे। तो इसमें सीधी सीधी परिभाषा है इसमें, मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने तथा ऋणों का भुगतान करने के लिए क्या किया जाता है? स्वीकार की जाती है, ठीक है। जैसे बस में हम जा रहे हैं कोई तो क्या करेंगे? हम सेवाएं खरीदेंगे, उससे टिकट लेंगे, तो जो बस वाला है वो हमें जहाँ तक हमें टिकट लिया है वहाँ तक हमारी सेवा उपलब्ध कराएगा। तो मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने तथा ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। अब इसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन है इसका, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय से क्या आशय है? यानी वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? तो पहले क्या था? हमारे पास मुद्रा नहीं थी, उस समय हम क्या करते थे? वस्तुओं को अदल बदल लेते थे, ठीक है, अदला बदली कर लेते थे, तो उसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इसकी परिभाषा देखिए, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है, ठीक है। एक वस्तु मान के चलो कोई किसान के पास एक वस्तु है, यानी उसके पास गेहूं है, दूसरे किसान के पास चावल है, तो वो क्या करेंगे? अदला बदली करके अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे की फसल को बदल लेंगे। तो ये प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी, उस समय वस्तुओं की अदला बदली करके लोग अपनी जो आवश्यकताएं की चीज़ें थे उनको वस्तुओं के विनिमय कर लेते थे। विनिमय माने क्या होता है? बदलना, ठीक है। तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। तो जीते आपके 2 नंबर के सभी अथवा सहित प्रश्न। तो इसमें से केवल देखिए आपको क्या करना है, परीक्षा आपकी बहुत ही नज़दीक है, आपको सभी प्रश्नों का रिवीजन करना है अच्छे से। और इसमें ऐसे 17 नंबर के आपके कितने प्रश्न हैं? 2, ठीक है। एक प्रश्न ऊपर वाला है और एक प्रश्न नीचे वाला है, लेकिन इसमें से आपको करना एक ही है, यानी जो आपको अच्छे से याद है उसी प्रश्न को आपको करना है हल, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक परीक्षा में प्रश्न क्रमांक जरूर सही से डालना है। ऐसे प्रश्न क्रमांक हम 17 कर रहे हैं तो प्रश्न क्रमांक 17 डाल देंगे। और इसके बाद में प्रश्न क्रमांक अपन 17 का अथवा कर रहे हैं तो क्या करेंगे? प्रश्न क्रमांक 17 डालेंगे, उसके बाद में कोष्टक में लगा के इसका अथवा और डाल देंगे, ठीक है। तो उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे प्रश्न क्रमांक 17 का हम क्या कर रहे हैं? अथवा कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? प्रश्न क्रमांक, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 और इसके आगे उसका क्या डाल लेंगे? अथवा और लगा देंगे। तो इस प्रकार आपके जो 2 नंबर के प्रश्न थे
और इसमें बी सेट भी मैं जल्दी से आजकल मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करना है, रिवीजन करना है बार बार, ठीक है, क्योंकि परीक्षा आपकी बहुत ही नज़दीक है। तो आपको मेरी तरफ से परीक्षा की शुभकामनाएं। आपके लिए परीक्षा आपकी बहुत अच्छी हो, और हो सकता है इनमें से कई प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो आपको इन प्रश्नों का रिवीजन कर लेना है सभी का, ए सेट और बी सेट का। और मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो को लाभ मिल सके। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।